शौक शेर के शिकार का पाल रखा है। शौक शेर के शिकार का पाल रखा है। ख्वाब ही सही पर कमाल रखा है। ख्वाब ही सही पर कमाल रखा है। कहता है सब कुछ अकेले संभाल रखूंगा। कहता है सब कुछ अकेले ही संभाल के रखूंगा। झूठ बोलने के लिए आदमी पाल रखा है। नमस्कार, भोरे भोर के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं आज के उस विषय का जिसको कि लगातार अलग अलग तरह से कहा जा रहा था कि बिहार और बिहार की राजनीति का ये वो पहलू है जिस पहलू को अगर छेड़ दिया जाए तो पाले बदल जाएंगे, पल बदल जाएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। ये वो पहलू है, वो अनछुए पहलू हैं जिनको राजनीति में गठजोड़ कहते हैं। गठबंधन की राजनीति का जो ये दौर चला है पिछले कई दशकों से, 2-3 दशकों से, तो गठजोड़ का एक बेहतरीन मुजाहिरा आपने देखा होगा अलग अलग तरह से, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो या देश के अलग हिस्सों में हो। गठबंधन की राजनीति का एक नया प्रचलन और चलन शुरू हो गया है क्षेत्रीय दलों के उदय के बाद। और ख़ास करके बिहार की बात करें तो बिहार में क्षेत्रीय दल जो हैं उनके पीछे उनका जातीय समीकरण होता है और उस समीकरण को लेकर के रातों रात कोई भी स्टार बन सकता है। आपने देखा होगा कि किस तरह से निषाद समाज और सहनी समाज और उनकी उपजातियों को लेकर के मुकेश सहनी ने लोगों को जागरूक करने का एक कार्यक्रम चलाया था, एक संगठन बनाया था। आज वो संगठन सत्ता में है। किसी भी संगठन और इस तरह के सरोकार का मतलब सीधे होता है सत्ता के गलियारे में पहुंचना और पहुंच करके खुद को स्थापित कर लेना। सिर्फ मुकेश सहनी नहीं है, आपने आशुतोष कुमार को भी देखा होगा। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच का उन्होंने गठन किया था और अंततः पहुंच गए चुनावी समर में। उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो वही हैं। लालू प्रसाद से शुरू कीजिए ना, नीतीश कुमार से शुरू कीजिए ना, नरेंद्र मोदी से शुरू कीजिए ना। ये सारे लोगों ने सत्ता तक पहुंचने के लिए कई कंधों का प्रयोग किया और वो कंधे सत्ता की पालकी ढोते ढोते कुर्सी के गलियारे तक लेकर के पहुंच जाते हैं। बिहार में भी ऐसा कुछ चल रहा है, लेकिन इस गठजोड़ में कड़ियाँ जब कमज़ोर पड़ने लगती हैं तो चिंताएं बढ़ने लगती हैं और इन चिंताओं से कितना ज़्यादा जागरूक हैं लोग ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। जिस तरह की स्थितियां देखने को मिली विधानसभा के अंदर, अलग थलग पड़ गए मुकेश सहनी और विपक्ष के नेता ने जिस तरह से मुकेश सहनी को लाजवाब कर दिया, उनके पास कोई जवाब नहीं था, पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। जानकारी का अभाव था, पहली बार सदन में गए थे, तथ्यों को चीज़ों को रखने में उलझ गए। वो मुकेश सहनी जो कभी बिहार का मुस्तकबिल बदलने की बात किया करते थे, बात इतने तक होती तो कोई बड़ी बात नहीं थी। आपने संतोष सुमन को भी देखा होगा जो जीतन राम मांझी के पुत्र हैं। एक गठबंधन बनाया तो एमएलसी बन गए, दूसरे गठबंधन में आए तो मंत्री बन गए, पर उनकी उपस्थिति एनडीए के नेता के रूप में, एनडीए के घटक दल के रूप में और सदन में मंत्री के रूप में क्या कुछ है आपको समझ में आएगी। जब मुकेश सहनी फंसे तो उनको छुड़ाने के लिए कोई भी गठबंधन के साथी तैयार नहीं हुए और बीच मझधार में अपनी ही नाव को हिचकोले खाते देख मुकेश सहनी ने आस्ते से किनारा कर लिया, लेकिन जम करके उनकी किरकिरी तो हो गई। अब इस गठजोड़ को देख करके कई तरह की बातें और चीज़ें सामने नज़र आती हैं। ऐसा नज़र आता है कि ये सारे लोग जन सरोकार से ज़्यादा आत्म सरोकार की बातें बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। सवाल तो आम जनता के होते हैं, नीतियाँ आम जनता के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन उन नीतियों पर जब बहस की बात आती है, कुछ करने की बात आती है तो जवाब का कमी पड़ जाता है। कहीं ना कहीं इसके पीछे कई तरह के कारण और तथ्य दिए जा रहे हैं। जिस तरह से मुकेश सहनी को कल झेलना पड़ा, उन बातों को लेकर के अब कई तरह की
चीज़ें सामने आ रही हैं, चर्चाएं भी बहुत ज़बरदस्त होने लगी हैं। कहा यह जा रहा है कि सेकेंड फेज का ये लोग तैयारी नहीं करते हैं और इनको हर चीज़ का जवाब और हर चीज़ इनको अपने ही स्तर से करनी होती है। मुकेश सहनी में वन वे विंडो है, आपको हर काम के लिए मुकेश सहनी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग भले ही नाम उनके दिए गए हों, लेकिन उस नाम में आपको कहीं ना कहीं कमी नज़र आती होगी। कोई भी किसी तरह का फैसला करने के लिए अधिकृत नहीं है। कोई भी फैसला होगा, अगर आप मिलने गए हैं, आपको सम्मान में अगर कुर्सी पर बैठाने की ज़रूरत है, तो जब तक मुकेश सहनी का आदेश नहीं होगा तब तक आप कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल का ये एक नया स्वरूप लोगों को चिंतित जरूर कर रहा है। उन लोगों को खास करके जो लोग जिंदाबाद के नारे लगा करके मुकेश सहनी को सदन तक पहुंचाए। पार्टी में कई तरह के टूट भी विखंडन भी हुआ है और इसको लेकर के अब उनके जो बहुत मजबूत साथी हुआ करते थे, उनके साथ के लोग थे, वो भी उनसे किनारा करने लगे हैं। कई फेज बनाए गए हैं, कागजों पे कई फेज हैं। राजीव मिश्रा हैं जो पार्टी के आइडियोलॉजी को रखने के लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर का प्रवक्ता नियुक्त किया गया है, पर उनकी बातों का कितना अहमियत रहता है ये आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बातें तो करते हैं पर उसको एक्सिक्यूट कराने के लिए उनको परमिशन मुकेश सहनी से लेनी पड़ेगी, और मुकेश सहनी परमिशन देने के लिए तैयार नहीं। उन्हें लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन गड़बड़ तो हो गई सर। छोटू सहनी जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, मुकेश सहनी के साथ साया की तरह रहते हैं, जानकार भी है, राजनीति के भी जानकार हैं और तथ्यों को भी अच्छी तरह से जानते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन वो भी सिर्फ पीछे खड़ा रहने के लिए ही जाने जाते हैं, चीज़ों तथ्यों को नहीं कर पाते हैं। और राजनीतिक दलों का ये एक नया अवतार हुआ है। हम बात कर रहे थे जीतन राम मांझी की, उनकी पार्टी में भी आप देख लीजिए कि सेकेंड फेज थर्ड फेज आपको नज़र नहीं आएगा। हाँ, यदा कदा आपको दानिश रिजवान बोलते हुए नज़र आएंगे, लेकिन वो भी बोलते बोलते अचानक इस्तीफे की बात करने लगते हैं, और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ होना है। अब इन सारी स्थितियों के बाद बहुत ही महीन लकीर पर टिकी ये सरकार, और सरकार में आपने एनडीए का स्वरूप तो जरूर देखा होगा। महागठबंधन के जिस स्वरूप को लेकर के ये दोनों अलग हुए थे, वो मुद्दे आज भी जीवित हैं, पर सत्ता मिल गई है तो फिर क्या चाहिए। किसी तरह का कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है। सम्मान असम्मान की बात तो होती ही नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा सम्मान है कि आप सत्ता में हैं और सत्ता में मंत्रालय आपको मिल चुका है, मंत्री बन गए हैं। इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है, चाहे उसके लिए आपको सदन में बेइज्जती क्यों ना होना पड़े। मुकेश सहनी का साथ छोड़ करके और तैयारी करके आने की बात कहना निश्चित रूप से नीतीश सरकार के एक मंत्री के लिए एक क्वेश्चन मार्क जरूर खड़ा करता है। और इस क्वेश्चन मार्क के साथ वो लोग जो लगातार इन बातों पर उंगली उठाया करते थे कि फलाना अनपढ़ था, फलाने को नहीं मिलना चाहिए था, चिल्लाने को नहीं मिलना चाहिए था, खुद सवाल के घेरे में है। पर राजनीति में इन सब बातों का कोई महत्व नहीं होता है। आप समझिए ना कि आज से 16 साल पहले जिस सत्ता से जिसको बेदखल कर दिया गया, आज भी उसकी चर्चाएं करके सत्ता वाले अपनी नाकामियों को छुपाते हैं। और अपनी नाकामियों को छुपाने में कहीं ना कहीं इन लोगों का जिस तरह का व्यवहार होता है उससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं हमेशा एक सीढ़ी चढ़ करके दूसरे के कंधे पर चढ़ करके सत्ता के गलियारे तक लोग पहुंचते हैं। मुकेश सहनी ही नहीं, और भी कई ऐसे शख्स हैं जिन लोगों को आपने देखा होगा कि किस तरह से राजनीति में अलग थलग छोड़ दिया जाता है। अब मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी से वो काम पूरा हो चुका है। नीतीश कुमार ने तो पहले ही मुकेश सहनी के लिए कोई अलग से कुशन नहीं दिया था, उनको भारतीय जनता पार्टी के खेमे से मिली थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी जिस तरह से मुकेश सहनी को अकेला छोड़ दिया, इससे साफ लगता है कि अब मुकेश सहनी बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। वहीं अगर बात करें तो हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को भी भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी कोई कुशन नहीं दिया है।
नीतीश कुमार के साथ थे और उनकी चुप्पी इस बात को बता रही है कि कहीं ना कहीं आयोग के गठन और 12 एमएलसी का जो मनोनयन नहीं हुआ है तब तक उनके जुबान पर ताले लगे हुए हैं। हालांकि इस सब में एक और अपडेट हुआ है, जहां उपेंद्र कुशवाहा को आपने देखा होगा कि वो भी अब धीरे से नीतीश कुमार के क्रियाकलापों पर चुप्पी साधे हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो सोशल मीडिया में आपने देखा भी होगा कि उनके परिवार के लोगों को बहुत कम देखा जाता था, लेकिन अब जब से विधान परिषद के मनोनयन में उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी का नाम सामने आया है, तब से उनकी पत्नी भी सोशल मीडिया में नज़र आने लगी हैं और इसके बहुत सारे साइन होते हैं जो कि राजनीति में बहुत महत्व रखते हैं। इसके आगे आप बढ़िए तो चिराग पासवान, जिनको कि सबसे ज़्यादा भरोसा नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर था, आज वो दोनों चिराग पासवान से अलग थलग पड़े हुए हैं और कारण नीतीश कुमार है। अगर नीतीश कुमार से दोस्ती रखनी है तो चिराग पासवान से आपको दूरी बनाकर, ये दूरी वास्तव में है या फिर एक प्लान के तहत है, ये भी बड़ा अजीबोगरीब चीज़ है। इस पर भी आप गौर करें तो जिस तरह से चिराग पासवान अपना मजबूत इरादा लेकर के बिहार में आए हुए हैं और जिस सरकार में होने का वो दावा कर रहे हैं एनडीए सरकार में, केंद्र में, आज उसी सरकार का राज्य में आकर के बखिया उधेड़ रहे हैं। हालांकि बखिया तो बीजेपी के लोग भी उधेड़ रहे हैं, नीतीश की शराबबंदी हो या फिर नीतीश का सुशासन हो, इस दोनों मामले पर बीजेपी अलग मत रखती है नीतीश कुमार से और नीतीश कुमार भी इन बातों को समझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक बात तो तय नजर आती है कि जहां एक तरफ पावर गेम चल रहा है और इस पावर गेम में तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे ये बात कह दी है और दर्शा भी दिया है कि मुकेश सहनी में वो क्षमता नहीं है जिसके लिए उन्हें इनाम मिला है। उन्हें इनाम अगर मिला है तो आप समझ ही रहे हैं जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है वो भी देखने वाली बात है। जिस ताव और जिस टसन के साथ एनडीए में मुकेश सहनी गए थे, आज वो अपने मकसद से भटक जरूर गए हैं और इसके पीछे कारण बहुत सारे हैं। कारण है उनकी पार्टी में एक बड़ा टूट और पार्टी के कद्दावर नेताओं का उनके विरोध में खड़ा हो जाना। ये सब बातें मैटर करती हैं, मायने रखती हैं। और अब जो बार बार ये कहा जा रहा था कि बंगाल चुनाव, उसकी तारीखों की घोषणा भी हो गई है। 2 महीना और इंतजार कर लीजिए। मार्च और अप्रैल 2 मई को ये साफ हो जाएगा कि बिहार में नीतीश कुमार कितना मजबूत होंगे, कब तक ये सरकार चलेगी और इस सरकार का हिस्सा कौन होंगे कौन नहीं होंगे। 12 एमएलसी का मनोनयन बीरबल की खिचड़ी का वो पहलू है जिसे देखने के लिए खिचड़ी पकी है कि नहीं पकी है खुद राजा को आना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में आपको एक चीज़ तो बता ही देते हैं कि बिहार की राजनीति में उमस बढ़ गई है और ये उमस अभी गर्मी की शुरुआत का पहला अंश है। अभी और गर्मी बढ़ेगी। अपने आप को ठंडा करने के लिए इंतजाम करके रखिएगा। भोरे भोर में आज यहीं विराम देते हैं, फिर कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहें भारत लाइव। हमें दे इजाज़त। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।